हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। आज के वीडियो लेक्चर में सीबीएसई क्लास 9 हिस्ट्री का चैप्टर नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। इस चैप्टर में नाजिज्म के बारे में जानेंगे, हिटलर के बारे में पढ़ेंगे, हिटलर कैसे जर्मनी का एक डिक्टेटर बना और फिर उसके बाद किस तरह से जो एक्टिविटी थी हिटलर की, एम्बिशन थे, वो सेकेंड वर्ल्ड वार में रोल प्ले किए और हिटलर जर्मनी के लिए क्या किया आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार। ये सभी चीज़ें इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे। इस चैप्टर की शुरुआत एक फैमिली से होती है जिसमें एक 11 ईयर ओल्ड चाइल्ड है जिसका नाम है हेलमत और उसके पेरेंट्स हैं। स्प्रिंग ऑफ 1945 में हेलमत अपने घर में सोया रहता है, बेड पे लेटा रहता है। उसके पेरेंट्स, मदर एंड फादर, आपस में एक सीरियस डिस्कशन करते रहते हैं एंड फादर जो डिस्कस कर रहा है वो अपने वाइफ से कहते हैं कि हम लोग, समय आ गया है कि हम लोग पूरी फैमिली को किल कर दें या फिर सिर्फ और सिर्फ मैं सुसाइड कर लूं, ऐसा वो कह रहे हैं। ठीक है, हिज फादर वाज डिस्कसिंग विथ हिज वाइफ वेदर द टाइम हैड टू कम किल इंटायर फैमिली और इफ ही शुड कमिट सुसाइड एलोन। पूरी फैमिली को वो मार दें, किल कर दें या फिर वो सिर्फ और सिर्फ उन्हें सुसाइड कर लेना चाहिए, ऐसा हेलमत के पेरेंट्स डिस्कस कर रहे हैं। क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इसके रीजन है बिकॉज जो हेलमत के फादर हैं वो नाजी पार्टी के मेंबर थे, हिटलर के सपोर्टर थे और उन लोगों ने बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज़ किया था, अलग जो डिफरेंट जो नाजी पार्टी के अपोजिट थे जैसे ज्यूज, जिप्सीज वगैरह पे। ठीक है, क्यों ऐसा वो क्यों कह रहे थे कि वो अकेले सुसाइड कर लेना चाहिए उन्हें या फिर पूरी फैमिली के साथ फैमिली को किल कर देना चाहिए? बिकॉज उनका मानना था कि नाउ अलाइज विल डू अस। अलाइज जो नेशन है, एक्चुअली फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो वर्ल्ड है 2 ग्रुप में डिवाइड था, अलाइड नेशन एंड एक्सिस नेशन। सो जर्मनी एक्सिस नेशन को लीड कर रहा था। अलाइड नेशन में फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, रसिया, ये सब कंट्री थे। तो हेलमत के फादर मानते थे कि अलाइज जो है हमारे साथ वही बिहेव करेंगे जो कि हम लोगों ने, यानी एक्सिस नेशन या नाजी पार्टी ने दूसरे लोगों के साथ किया हुआ है। अब इन सब बातों से हेलमत जो इतना ट्रोमेटाइज्ड हो गया था, ठीक है, डर गया था, बिकॉज जिस दिन यह डिस्कशन हो रही थी उसके अगले ही दिन, नेक्स्ट डे, हेलमत के फादर ऑफिस में सुसाइड कर लेते हैं। वो अपने आप, ठीक है ना, वो अपने को गोली मार लेते हैं ऑफिस में ही और वो डेथ हो जाते हैं। हेलमत देखता है अपने फादर का यूनिफॉर्म और बॉडी, उनको क्रीमेट किया जा रहा है, वो सब देख करके बहुत ज़्यादा डर जाता है। और वो इतना डर जाता है कि जब उसकी मदर उसको खाने फूड देती है, खाने के लिए पूछती है, तो वह खाता भी नहीं है। उसको ऐसा लगता है कि उसकी मदर जो है उसे पॉइजन दे देंगी। ठीक है, इस तरह से वो डरा हुआ रहता है। जो हेलमत के फादर हैं ये नाजी पार्टी के मेंबर थे और हिटलर के सपोर्टर थे। ठीक है ना, और आप लोग हिटलर के बारे में, हिटलर्स डिटर्मिनेशन टू मेक जर्मनी माइटी पावर, इस सब के बारे में आप लोग ऑलरेडी कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। ठीक है, और हिटलर का एक एम्बिशन था कि वो पूरे यूरोप को कंकर करेगा, जीतेगा और फिर पूरे यूरोप पे रूल करेगा। नाजिज्म कोई एक या दो एक्ट नहीं है। ठीक है, नाजिज्म वाज नॉट 1 or 2 आइसोलेटेड एक्ट। नाजिज्म एक सिस्टम था और एक वर्ल्ड एंड पॉलिटिक्स के बारे में एक आइडिया का स्ट्रक्चर था नाजिज्म। ठीक है ना, तो नाजिज्म आपसे कोई पूछे कि नाजिज्म क्या था, तो नाजिज्म एक पार्टी थी। ठीक है ना, जो हिटलर ने जिस पार्टी को और जो फॉर्म किया था वो पार्टी का नाम था नाजिज्म, नाजी। और नाजिज्म इज अ आइडिया, पॉलिसी, स्ट्रक्चर ऑफ आइडियाज अबाउट पॉलिटिक्स एंड वर्ल्ड। 1945 मई 1945 में, क्योंकि 1945 में आपको वर्ल्ड वार जो है समाप्त हो गया था, जर्मनी ने सरेंडर कर दिया बिफोर अलाइज, जो अलाइज नेशन थे। हिटलर, उसके बाद उसका जो एक प्रोपेगेंडा मिनिस्टर कहा जाता था, हिटलर का प्रोपेगेंडा मिनिस्टर जिनका नाम था गोबेल्स, और हिटलर के प्रोपेगेंडा मिनिस्टर और उसकी पूरी फैमिली, इंटायर फैमिली बर्लिन के एक बंकर में ये लोग सुसाइड कर लिए थे। आप देख रहे हो फिगर में, आपको दिखेगा ये हिटलर है और हिटलर के साथ इनके जो लेफ्ट में प्रोपेगेंडा मिनिस्टर हैं। ठीक है ना,
जब वार एंड हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार, एट द एंड ऑफ वार एक इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल बनाया गया न्यूरेमबर्ग में, जो कि जो नाजी वार क्रिमिनल थे, नाजी पार्टी के जो मेंबर थे, जिन्होंने ज्यूस एंड जिप्सीज एंड अदर पीपल पे एट्रोसिटीज की थी, तो उनको प्रोसिक्यूट किया जाएगा। प्रोसिक्यूट मतलब उनके ऊपर कार्रवाई होगी, कोर्ट में उनके ऊपर केस चलेगा, और फिर अगर वो लोग गिल्टी प्रूव होते हैं तो फिर उन्हें सजा दी जाएगी, पनिशमेंट दिया जाएगा, ठीक है ना। तो उनका क्राइम क्या था? क्राइम अगेंस्ट पीस। जो इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल बना, कहाँ पे? न्यूरेमबर्ग में बना। वहाँ पे प्रोसिक्यूशन किसका होगा? नाजी वार क्रिमिनल का। किसके लिए? क्राइम अगेंस्ट पीस, ठीक है, क्योंकि नाजी पार्टी और जर्मनी को ही मेन रिस्पॉन्सिबल माना जाता था सेकेंड वर्ल्ड वार के लिए, फॉर वार क्राइम एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। सो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटीज था क्या? क्राइम अगेंस्ट पीस, वार क्राइम एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ये सभी क्या थे? व्हाट वेयर दिस एक्ट? उनके ऐसे क्या क्या काम थे जिसके वजह से उनको प्रोसिक्यूट किया जाएगा, या उनको वार क्रिमिनल या क्राइम अगेंस्ट पीस कहा गया कि उन्होंने किया है, वार क्राइम किया है, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी किया है, ऐसा कौन से एक्ट थे? तो यहां पे हम लोग देखेंगे वेयर व्हाट वर दिस एक्ट में। अंडर द शैडो ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार, जब सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहा था तो वार का सहारा लेकर के, एक प्रिटेक्स्ट करके कि हाँ वार चल रहा है, ये लोग हमारे साथ, जो जिनके ऊपर नाजी पार्टी ने एट्रोसिटीज की थी, उनको जो है ये लोग काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करते थे। सो अंडर द शैडो ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार, जर्मनी हैड वेज्ड अ जेनोसाइडल वार। व्हाट इज मीन्ड बाय जेनोसाइडल वार? जेनोसाइडल वार मीन्स आप किसी स्पेसिफिक रेस ऑफ ह्यूमन को, स्पेसिफिक रेस ऑफ ह्यूमन, एक पार्टिकुलर क्लास है, रेस है ह्यूमन का, जिसको आप टारगेट कर रहे हो, उसको किल कर रहे हो, किलिंग कर रहे हो। मैसकेयर समझते हो? मैसकेयर क्या होता है कि एक स्पेसिफिक पार्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को जब मार दिया जाता है मास लेवल पे, ठीक है ना, तो उसको जेनोसाइड कहते हैं। तो जेनोसाइडल वार शुरू कर दिया था जर्मनी, एंड दिस इज रिजल्टेड इन, जस्ट 1 सेकेंड, दिस इज, जो जेनोसाइडल वार है वो किसमें रिजल्ट हुआ? वेरियस जो वहाँ जर्मनी में जो लोग रहते थे अदर रेसेस के, ठीक है ना, सो रिजल्टेड इन मास मर्डर ऑफ सिलेक्टेड ग्रुप। कुछ पार्टिकुलर ग्रुप थे जो कि इनोसेंट सिविलियन थे यूरोप के, उनको टारगेट किया गया। इनमें कौन कौन से लोग थे ये देखेंगे हम लोग। यहाँ पे एक डेटा है किस तरह से लोगों को जो है मास मर्डर किया गया। नंबर ऑफ पीपल किल्ड इंक्लूडेड 6 मिलियन ज्यूज। पहला जो क्राइम था वार अगेंस्ट, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी में, जो रेस थे वो ज्यूस रेस को टारगेट किया गया। सो 6 मिलियन ज्यूस को, मतलब 60 लाख ज्यूस को जो है किल कर दिया गया। 2 लाख जिप्सीज जो थे वो अफ्रीकन मूल के थे, अदर जो ब्लैक कलर के, ठीक है ना, उनको किल कर दिया गया। 1 मिलियन, नियर अबाउट 10 लाख पोलिश सिविलियन मतलब जो पोलैंड के रहने वाले लोग थे, क्योंकि हम आगे हमें इस चैप्टर में मिलेगा किस तरह से जर्मनी ने पोलैंड पे अटैक किया और वहाँ पे एट्रोसिटीज करी। जब जर्मनी पोलैंड पे अटैक किया, जिसकी वजह से ये एक इमीडिएट रीजन भी था वर्ल्ड वार का, जब वहाँ पे पोलैंड पे अटैक किया और उसके बहुत सारे रीजन को जर्मनी में मर्ज कर लिया हिटलर ने, तो जो पोलिश इथनिसिटी के लोग थे, जो पोलैंड के नेटिव पीपल थे, उनको मास लेवल पे किल किया गया, ठीक है, उन्हीं को पोलिश सिविलियन कहा जाता है। 70,000 जर्मन, 70,000 जर्मन को भी किल किया गया, जिनको ये 70,000 वैसे लोग थे जिन्हें मेंटली एंड फिजिकली डिसेबल्ड समझा जाता था, ठीक है ना। और बिसाइड्स, अब मेंटली एंड फिजिकली डिसेबल्ड क्यों समझा जाता था, ये हम लोग आगे चल करके जब नाजी वर्ल्ड व्यू देखेंगे और नाजी का व्यू पढ़ेंगे तो उसमें हमको बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा, ये पढ़ने को। सो पॉलिटिकल अपोनेंट थे ये लोग, ठीक है ना, एंड बाई गैसिंग देम इन वेरियस किलिंग सेंटर लाइक ऑस्विच, ठीक है। ऑस्विच एक प्लेस था पोलैंड में जहां पे हिटलर ने गैस चैम्बर बनाया हुआ था और उसमें जितने लोगों को मारा जाता था, मास किलिंग की जाती थी, उन्हें गैस चैम्बर में डाल करके पॉइजन दे दिया जाता था, गैस छोड़ दिया जाता था, उसमें सफोकेशन से मास लेवल पे लोग मरते थे, ठीक है ना। आप बुक में देखोगे इसका फिगर वगैरह मिलेगा आपको, जहाँ पे गैस चैम्बर या जो कंसंट्रेशन कैंप है उसके बाहर आपको
एक ह्यूज जो है अमेस्ट मिलेंगे आपको, शूज वगैरह, लोगों के क्लोथ मिलेंगे। तो ये शो करता था कि कितने जो है ह्यूज पॉपुलेशन को किल कर दिया जाता था। जो न्यूरेमबर्ग ट्रिब्यूनल है, न्यूरेमबर्ग ट्रिब्यूनल किसको कहेंगे? इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल को ही न्यूरेमबर्ग ट्रिब्यूनल कहा जाता था। सो न्यूरेमबर्ग ट्रिब्यूनल सेंटेंस्ड ओनली 11 लीडिंग नाजी। अब देखो, उनको प्रोसिक्यूट तो किया गया, लेकिन कितने लोगों को? सिर्फ 11 नाजीज को प्रोसिक्यूट किया गया टू डेथ, यानी सिर्फ 11 नाजी पार्टी के सपोर्टर, ये बड़े ऑफिसर्स थे नाजी पार्टी के, जिनको की मौत की सजा दी गई, डेथ सेंटेंस दिया गया। और उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको की होल लाइफ के लिए इनप्रिजन कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि अब जो ऑर्डर देने वाले तो ऑफिसर होते हैं, और जो लोअर ऑफिसर या जो मेंबर होते हैं उनको तो ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है। इसलिए जो एवरीवन केम टू फील दैट राइज ऑफ नाजी जर्मनी कुड बी पार्टली ट्रेस्ड बैक टू द जर्मन एक्सपीरियंस एट द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार। सब लोग ये मानते थे कि जो नाजी जर्मनी है उसका राइज क्यों हुआ? क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार में उसके साथ जो किया गया उस एक्सपीरियंस को जर्मनी भूल नहीं पाया, उसने एक एज अ ह्यूमिलिएशन एक्सेप्ट किया था। इस चीज को हम लोग अगेन फर्दर चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे है कि व्हाट इज दिस एक्सपीरियंस, ऐसा क्या एक्सपीरियंस था जिसको कि नाजी पार्टी भूल नहीं पाया, और नाजी जर्मनी जब एक स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल नेशन बना तो अगेन उसने जो है सेकेंड वर्ल्ड वार किया। अब जो एक्सपीरियंस था हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, आगे टॉपिक वाइज पढ़ते जाएंगे। अब आता है पहला इसमें, बर्थ ऑफ वेमार रिपब्लिक। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद यह जो है एक गवर्नमेंट बना था। जर्मनी फाउट फर्स्ट वर्ल्ड वार alongside द ऑस्ट्रियन एम्पायर अगेंस्ट अलाइज, ठीक है ना। फर्स्ट वर्ल्ड वार में ऑस्ट्रिया और जर्मनी एक साथ थे, ठीक है ना, ऑस्ट्रिया और जर्मनी, जबकि सेकेंड वर्ल्ड वार में अलग हो गए थे, ठीक है, ध्यान देने वाली बात है। उसके बाद इन्होंने अलाइज नेशन के साथ फाइट किया। अलाइज नेशन इंग्लैंड, फ्रांस, रसिया, ये सब मेन लीडर थे। बाद में अमेरिका भी इसमें ऐड हो गया, और भी बहुत सारी कंट्री थे। ऑल ज्वाइंट द वार इंथुसियास्टिकली, सभी लोग पहले जो है इंथुसियास्टिकली वार को ज्वाइन किया। क्यों? क्योंकि सबको लगता था कि अगर हम लोग इस वार में जीत जाएंगे तो हमें क्विक विक्ट्री मिल जाएगी, और क्विक विक्ट्री मिलेगी तो जिस कंट्री के अगेंस्ट हम लोग वार जीतेंगे, विन करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज, रिसोर्सेज, कंट्री को हम लोग कब्जा कर सकते हैं, रीजन को कब्जा कर सकते हैं, इससे हमारे यहाँ प्रोस्पेरिटी आ जाएगी। सब लोग ऐसा ही मानते थे, और इसी सोच के साथ, इसी थॉट के साथ सभी जो है वार में इंथुसियास्टिक थे, वार करना शुरू कर दिया। जर्मनी ने शुरुआत में, जब वार शुरू हुआ तो उसमें जर्मनी शुरुआत में काफी अच्छा गेन किया, और उसने फ्रांस और बेल्जियम के बहुत सारे प्रोविंसेस को कैप्चर कर लिया, ठीक है। हाउएवर अलाइज स्ट्रेंथेंड बाय यूएस एंट्री इन 1917। अलाइज नेशन पहले तो वीक थे क्योंकि जर्मनी काफी स्ट्रांग हो रहा था, और फ्रांस और बेल्जियम के रीजन को अपने में मिला भी लिया था, उनको ऑक्युपाई कर लिया था। लेकिन 1917 में एक घटना हो जाती है, ऐसा इवेंट होता है जो पूरे फर्स्ट वर्ल्ड वार के सिनेरियो को ही चेंज कर देता है, पूरा सिचुएशन बदल के रख देता है, और फाइनली जर्मनी का हार होता है। वो सिचुएशन क्या था? वो सिचुएशन था कि एक्चुअली फर्स्ट वर्ल्ड वार में अमेरिका अपने को अलग रखा था, न्यूट्रल था, कि वह वार में पार्टिसिपेट नहीं करेगा किसी के तरफ से। जब जर्मनी को इनिशियल गेन हुआ, जर्मनी को लगने लगा कि अब वो तो किसी से हार नहीं सकता है, सो यहां पे जर्मनी इस ओवर कॉन्फिडेंस में एक मिस्टेक कर बैठा। और वो मिस्टेक क्या था? वो मिस्टेक था कि जर्मनी अमेरिका के एक शिप पे अटैक कर दिया। 1917 में अमेरिका का एक मिलिट्री शिप था, लुसितानिया उसका नाम है। उस शिप पे 147 नियर अबाउट जो है 147 अमेरिकन सोल्जर कहीं जा रहे थे अटलांटिक ओशियन में, और उसमें जर्मनी ने उस शिप पे अटैक कर दिया, उसके 147 सोल्जर डेथ कर गए। अब इससे अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा एंगर हो गया, पब्लिक एंग्री हो गई, पब्लिक प्रेशर करने लगी गवर्नमेंट पे, और फाइनली गवर्नमेंट को, अमेरिकन गवर्नमेंट को वार में पार्टिसिपेट करना पड़ा। जब अमेरिका पार्टिसिपेट किया तो उसके साथ और भी बहुत सारी कंट्री वार में पार्टिसिपेट कर गई, और फिर अलाइज नेशन का जो पावर है वो बढ़ गया, बूस्टअप हो गया, अलाइज नेशन काफ़ी स्ट्रांग हो गए, और फिर जर्मनी की हार होना शुरू हो गई। और फाइनली जर्मनी ने नवंबर 1918 में सरेंडर कर दिया, वो हार गया। जब जर्मनी की इंपीरियल जर्मनी, देखो यहां पे द डिफीट ऑफ इंपीरियल जर्मनी, इंपीरियल जर्मनी यहां पे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? इंपीरियल जर्मनी का मतलब जब ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वार
फर्स्ट वर्ल्ड वार से पहले भी और फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम में जर्मनी में मोनार्की था, वहां पे कोई गवर्नमेंट नहीं थी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं थी, वहां पे क्या था, मोनार्की था और मोनार्क वहां रूल करते थे। सो जब इस इंपीरियल जर्मनी की हार हो गई तो वहां का जो एम्परर है वो अपने शासन को एब्डिकेट कर दिया। एब्डिकेशन का मतलब जो शासन व्यवस्था होता है, जो जिसको थ्रोन बोलते हैं, राजा का जो किंगशिप है, वो सब छोड़ दिया और वहां से जो है वो छोड़ करके भाग गया जर्मनी को। और वहाँ जो जर्मन पॉलिटिकल पार्टी थे, जो लोग नेशनलिस्ट थे, जो चाहते थे कि डेमोक्रेटिक कंट्री गवर्नमेंट बने, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल गया, किसके लिए, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करने के लिए। और उसी के साथ ही, इसी सोच के साथ वेमार जर्मनी का एक सिटी है, वहां पे एक नेशनल असेंबली बुलाई गई, मीटिंग बुलाई गई और एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश किया गया विथ फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर मीन्स एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, उसके बाद जो रीजनल गवर्नमेंट है वो उसके सबऑर्डिनेट काम करेंगी, उनको भी राइट होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से वेमार रिपब्लिक का एस्टेब्लिशमेंट किया गया। जो डिप्यूटीज जो थे वो इलेक्ट किए गए, जर्मन पार्लियामेंट, या जर्मन पार्लियामेंट का नाम रिस्टेक था, तो डिप्यूटीज वगैरह वहां पे इलेक्ट किए गए। डिप्यूटीज का मतलब जो उसके मेंबर थे वेमार रिपब्लिक के और रिस्टेक के पार्लियामेंट के जो मेंबर होते थे उनको डिप्यूटी कहा जाता था। ओके, तो उसके बाद किस बेसिस पे किया गया उनको, जो डिप्यूटीज थे, आपको क्वेश्चन हो सकता है कि जर्मन पार्लियामेंट का नाम क्या है, रिस्टेक है, रिस्टेक के जो मेंबर होते थे उनको क्या कहा जाता था, डिप्यूटीज। और डिप्यूटीज का इलेक्शन कैसे होता था, ऑन बेसिस ऑफ इक्वल एंड यूनिवर्सल वोट कास्ट बाय ऑल एडल्ट इंक्लूडिंग वुमेन। जर्मनी में जब वेमार रिपब्लिक बना तो उसमें वुमेन को भी राइट दिया गया वोटिंग के लिए, और वुमेन एंड मेन दोनों जो है इक्वली वोट करते थे, और उसके बाद अपना इलेक्शन जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते थे, और वो रिप्रेजेंटेटिव जाकर के डिप्यूटीज को इलेक्ट करते थे। दिस रिपब्लिक का मतलब वेमार रिपब्लिक हाउएवर वाज नॉट रिसीव्ड वेल बाय इट्स ओन पीपल। जो वेमार रिपब्लिक है उसको जर्मन पीपल एक्सेप्ट नहीं किए, उनको लगता था कि वेमार रिपब्लिक जो है बहुत ही वीक गवर्नमेंट है। और एक्चुअली फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो कंडीशन ट्रीटी ऑफ वर्साइलीज में इम्पोज किए गए थे जर्मनी के ऊपर, तो उसको काफी आसानी से वेमार रिपब्लिक ने एक्सेप्ट कर लिया। दैट्स वाई वहां के जो नेशनलिस्टिक पीपल थे, जो सपोर्टर थे, वो मानते थे कि वेमार रिपब्लिक किसी काम की नहीं है, बहुत ही वीक है, और उन्होंने जो ट्रीटी ऑफ वर्साइलीज, जो कि हमारे साथ एक ह्यूमिलिएशन है, हमको ह्यूमिलिएट किया गया है, उसका बदला लेने के अलावा बदला लेना चाहिए, बदला न लेने के बदले में, बल्कि उसने सभी कंडीशन एक्सेप्ट कर लिए, ठीक है। तो दिस वेमार रिपब्लिक हाउएवर वाज नॉट रिसीव्ड वेल बाय इट्स ओन पीपल लार्जली बिकॉज द टर्म्स इट वाज फोर्स्ड टू एक्सेप्ट आफ्टर जर्मनीज डिफीट एट द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो टर्म्स इंपोज किए गए थे जर्मनी पे इन ट्रीटी ऑफ वर्साइलीज, उसी में पीस ट्रीटी एट वर्साइलीज विथ अलाइज वाज अ हार्श एंड ह्यूमिलिएटिंग पीस, ठीक है ना। ऐसा वो लोग नेशनलिस्ट पीपल मानते थे, इसीलिए वेमार रिपब्लिक को वो लोग एक्सेप्ट नहीं किए। जर्मनी बहुत सारे जो ओवरसीज कॉलोनीज थी, यानी जर्मनी ने जो अदर वर्ल्ड में, यानी जैसे आउटसाइड ऑफ यूरोप एंड यूरोप में भी जो कॉलोनीज एस्टेब्लिश किया था, वो सभी डिस्ट्रीब्यूट कर लिए गए, अलाइज नेशन ने आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। जो 10th ऑफ पॉपुलेशन है नियर, ठीक है, 10th ऑफ पॉपुलेशन इसके लॉस हो गए। 13% ऑफ टेरिटरीज को जो है इन लोगों ने, अगेन जर्मनी के 13% जो टेरिटरी है, टेरिटरी का मतलब आप इस मैप में देखो, ये राइनलैंड है, ये राइनलैंड जो है जर्मनी से ले लिया गया। उसके बाद ये जो लैंड है, देखो यहाँ पे ये लैंड है, इसको भी फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जर्मनी से ले लिया गया, ये ले लिया गया। यहाँ पे लॉरेंस एंड अल्सेस जो रीजन है, ये फ्रांस को दे दिए गए। ओके, जस्ट होल्ड, जस्ट वेट कीजिएगा। हाँ, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये सभी जो है दे दिए गए जर्मनी को, सॉरी जर्मनी से वापस ले लिए गए। यहाँ पे ये जो आप
रीजन देख रहे हैं, ये सभी रीजन, ठीक है ना। और उसके बाद ये भी राइनलैंड भी ले लिया गया था। इसीलिए कहा गया कि जो ओवरसीज कॉलोनीज लॉस कर दिया, 1/10 पॉपुलेशन चला गया, क्योंकि यहाँ पे जो लोग रहते थे वो पहले जर्मन के थे ये सभी रीजन में, अब वो तो जर्मनी से वापस उनकी चेंज हो गई ना नेशनलिटी। 13% टेरिटरी चला गया इसका, 75% जो आयरन है वो एंड 26% कोल फ्रांस को दे दिए गए। फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क, लिथुआनिया आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए कितने, 75% आयरन, 26% कोल, ठीक है। तो ये सब जो कंडीशन थे ये बहुत ही हार्श थे, और इसको जो वेमार रिपब्लिक है उसने आसानी से एक्सेप्ट कर दिया, इसीलिए बहुत सारे जर्मन पीपल इसको कंसिडर मानते नहीं थे। जो अलाइड पावर है, अलाइड पावर डीमिलिटराइज जर्मनी, अलाइड नेशंस ने क्या किया कि जर्मनी पे बहुत सारे मिलिट्री कंडीशन इंपोज कर दिए कि जर्मनी इतना ज़्यादा मिलिट्री इक्विपमेंट या मिलिट्री पर्सनल नहीं रख सकता, उसके ऊपर एक लिमिट लगा दिया गया, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पावर को कमजोर करने के लिए, वीकेन इट्स पावर। क्यों उसके पावर को कम करना चाहते थे ये लोग? अलाइड नेशन का मानना था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार का रिस्पॉन्सिबल जर्मनी था। हालांकि सेकेंड वर्ल्ड वार भी आया तो उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल जर्मनी को ही माना गया, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वार का जो रिस्पॉन्सिबल है वो जर्मनी है। इसलिए जर्मनी फ्यूचर में ऐसा न कर सके, ऐसा कोई कंडीशन न क्रिएट करे जिसकी वजह से अगेन कोई वर्ल्ड वार हो, तो इसके पावर को कम कर दिया जाए, इसीलिए उसको डीमिलिटराइज कर दिया। डीमिलिटराइज का मतलब मिलिट्री पावर को कम करना। जर्मनी को जो है कंपेंसेशन पे करना पड़ा, उसे जर्मनी को फोर्स किया गया। जर्मनी वाज फोर्स्ड टू पे कंपेंसेशन अमाउंटिंग और टू 6 बिलियन यूरो। 6 बिलियन यूरो जो है जर्मनी को एज अ वार कंपेंसेशन पे करना था, उसके ऊपर फोर्स किया गया उसको। जो अलाइड आर्मीज थी उन्होंने जो जर्मनी के रिच राइनलैंड था उसको भी आपस में रिडिस्ट्रीब्यूट कर लिया। जो मेनी जर्मन थे उन्होंने न्यू वेमार रिपब्लिक को रिस्पॉन्सिबल माना, इसके लिए ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस के टर्म एंड कंडीशन के लिए। उनका मानना था कि जो वेमार रिपब्लिक है, गवर्नमेंट जो बनी है, उसने जरा सा भी अपोज नहीं किया इस ट्रीटी का। अगर अपोज करती तो हो सकता है इतना हार्श नहीं होता, लेकिन उन्होंने इजिली एक्सेप्ट कर लिया। इसीलिए यह गवर्नमेंट वेमार रिपब्लिक जो है किसी काम के लिए बहुत ही वीक है, इसे हम लोग अपना गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ऐसा ये लोग जो है मानने लगे, ठीक है। ये था। तो इफेक्ट ऑफ वार क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार का इफेक्ट क्या था, ये देखेंगे। फ्रॉम द कंटिनेंट ऑफ क्रेडिटर टू यूरोप टर्न इनटू वन ऑफ डेप्टर। बिफोर फर्स्ट वर्ल्ड वार यूरोप एक क्रेडिटर था। क्रेडिटर का मतलब क्या कि देने वाला, वो सबको लोन दे रहा था, बिजनेस कर रहा था, पैसे सबको दे रहा था, ठीक है। वहां से ट्रेड वगैरह बहुत ज्यादा होते थे। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वार में यूरोप की इकोनॉमी इतनी खराब हो गई, सभी कंट्री के लॉस तो सभी को, भले अलाइड नेशन जीत गए लेकिन लॉस तो सबको हुआ ना। तो इतना वीक इकोनॉमिक कंडीशन हो गया, इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ गया कि अब वह दूसरे कंट्री से लोन लेना शुरू कर दिया यूरोपियन कंट्री ने। जैसे अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, इन सबको लोन देता था। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यपूर्ण से, जो न्यू वेमार रिपब्लिक है वो was being made to pay for the sins of old empire, ठीक है ना। अब जो देखिए वेमार रिपब्लिक जो बनी, गवर्नमेंट बनी, तो उसे तो सब कुछ पे करना था, उससे लैंड भी वापस ले लिए गए, पॉपुलेशन भी कम हो गया, 75% आयरन और जर्मनी का चला गया, 26% कोल चला गया, कोल माइन चले गए, जो वहां का फर्टाइल लैंड था राइन लैंड वो भी आपस में अलाइड नेशन ने ले लिया। उसके बाद 6 बिलियन यूरो का उसके ऊपर जो है वार फाइन भी इंपोज किया गया, और ये सब तो न्यू गवर्नमेंट को ही पे करने थे। तो न्यू गवर्नमेंट, जो इंपेरियल जर्मनी ने जो गलती की थी फर्स्ट वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेट करके, उस पाप की सजा कौन भुगत रहा था? उस पाप, उस सिंस का जो पनिशमेंट है वो मिल रहा था न्यू वेमार रिपब्लिक को, क्योंकि उसके करने का फल तो वेमार रिपब्लिक ही भुगत रही थी। जो रिपब्लिक है, Republic carried the burden of war guilt and national humiliation and was financially crippled by forcing to pay compensation. जो compensation पे करना था वो इतना हैवी अमाउंट था एट द टाइम कि जो रिपब्लिक है, वेमार रिपब्लिक है, वो क्रिपल्ड हो गई। बोझ, लोन और बोझ जो है उसका एक बर्डन, इतना बर्डन हो गया कि बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना, सिचुएशन चरमरा गया उसका सिचुएशन। मतलब इतनी खराब सिचुएशन हो गई वेमार रिपब्लिक की कि जो जर्मनी है वहाँ कोई
उसकी बात नहीं मानता था, वहाँ के सिटीजन नहीं मानते थे, लोगों के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगा, लोग क्राइम करना शुरू कर दिए, ठीक है, ऐसा होने लगा। दोज हु सपोर्टेड वेमार रिपब्लिक, जो लोग वेमार रिपब्लिक को सपोर्ट कर रहे थे, जैसे मेनली उसमें सोशलिस्ट थे, कैथोलिक्स एंड डेमोक्रेट्स, उन्हें जो है इजी टारगेट किया जाने लगा, अटैक किया जाने लगा कि यही लोग जो है, मतलब अटैक करने का मतलब कि उनको क्रिटिसाइज किया जाता था, उनको गालियां दी जाती थी, बोला जाता था कि यही लोग हैं जो वेमार रिपब्लिक को सपोर्ट किया है, इतनी कमजोर गवर्नमेंट है, ऐसे गवर्नमेंट बनाया है इन लोगों ने जो हमारे सिचुएशन को नहीं संभाल सकती है, जर्मनी को ह्यूमिलिएट किया गया है, उसको उसका बदला नहीं ले रही है, रिवेंज नहीं ले रही है। इस तरह से लोग क्रिटिसाइज करते थे, उनके ऊपर अटैक करते थे, टारगेट करते थे। और कौन करता था, ठीक है ना, जो कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट थे। अब हम लोग जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन में कंजर्वेटिव ये सब पढ़ चुके हैं, तो कंजर्वेटिव जो नेशनलिस्ट थे ये लोग उनको टारगेट करते थे। और फॉर सपोर्टिंग वेमार रिपब्लिक, कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट पीपल कॉल्ड देम नवंबर क्रिमिनल्स, ठीक है। सोशलिस्ट, कैथोलिक्स एंड डेमोक्रेट को क्या कहा जाता था, नवंबर क्रिमिनल कहा जाता था। एंड व्हाई दे वर कॉल्ड नवंबर क्रिमिनल, बिकॉज जो वेमार रिपब्लिक है वो नवंबर में फाउंड हुई थी, नवंबर में उसकी एस्टेब्लिशमेंट की गई थी, इसीलिए उसको नवंबर क्रिमिनल कहा जाता है। ये जो माइंडसेट है इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट पर, ठीक है। और ये कब, अर्ली 1930s में, अर्ली 1930s में बहुत ज़्यादा इंपैक्ट हुआ, क्योंकि यह समय था जब हिटलर जो है इस पॉलिटिकल माइंडसेट का, लोगों के अंदर जो माइंडसेट था अगेंस्ट वेमार रिपब्लिक, उसका पूरा का पूरा जो है बेनिफिट लिया हिटलर ने, लोगों को भड़काया, लोगों को अपनी जो फ्लैटरी थी, उसकी जो गिफ्ट ऑफ द गैब थी, उसकी बोलने की जो स्पीच जो जर्मन हिटलर देता था, तो लोग उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाते थे। तो इन सब चीज़ों से लोगों को मोटिवेट किया अपने तरफ, और वहाँ का एक पॉपुलर लीडर बन गया, ठीक है। ये हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है यूरोपियन सोसाइटी में एक डीप इम्पैक्ट, पॉलिटी और सोसाइटी दोनों पे डीप इम्पैक्ट पड़ा उसका। जो सोल्जर थे वो सिविलियन से अब ऊपर आ गए। सोसाइटी पे क्या असर हुआ, सोशल चेंजेस क्या हुए, आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है, कि फर्स्ट वर्ल्ड वार का सोशल इफेक्ट क्या था यूरोपियन नेशन पे। तो सोशल इफेक्ट ये था कि जो सिविलियन थे यानी पॉलिटिशियन थे, उनसे ज़्यादा वैल्यू, उनसे ज़्यादा रिस्पेक्ट जो है सोल्जर्स को दिए जाने लगे। क्यों? क्योंकि मानना था कि सोल्जर वार फाइट करता है, सोल्जर ही कंट्री को बचाता है, उसी के ऊपर कंट्री की प्रेस्टीज सब डिपेंड करती है, इसलिए उनको सोसाइटी में ज़्यादा वैल्यू दिया जाने लगा, ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया जाने लगा। जस्ट होल्ड। ओके दोस्तों, ठीक है, इस देखते हैं, ठीक है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा वो आपको, मुझे उम्मीद है, समझ में आया होगा। जो कुछ भी हमने अभी तक देखा है, पढ़ा है, इंटरेस्टिंग भी लगा होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर। आजा भाई आजा। देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार एक डीप इम्पैक्ट पड़ा उसका यूरोपियन सोसाइटी और पॉलिटी पे। सोल्जर जो है केम टू प्लेस एबव, सोल्जर क्या हुए, उनको जो है ज़्यादा वैल्यू दी जाने लगी। और पॉलिटिशियन एंड सिविलियंस के रेस्पेक्ट में, जो पॉलिटिशियन है एंड पब्लिसिस्ट लेड ग्रेट स्ट्रेस ऑन नीड फॉर मेन टू बी एग्रेसिव, स्ट्रॉन्ग एंड मैस्कुलिन होना चाहिए। ऐसा मतलब वहाँ पे अरेंजमेंट होने लगा। जो पॉलिटिशियन है वो लोग स्ट्रेस देने लगे, इम्फेसाइज करने लगे कि जो मेन है उनको स्ट्रांग होना चाहिए, मैस्कुलिन होना चाहिए, एग्रेसिव होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू वोमेन, क्योंकि उन्हें वार फाइट करना होता है, मिलिट्री में जाना होता है। जो मीडिया है वो ट्रेंच लाइफ को ग्लोरीफाई करने लगी। अब ये ट्रेंच लाइफ क्या होता है, देखिए ट्रेंच किसको बोलते हैं, जब यहाँ पे एक्चुअली इसका मतलब है कि वार फील्ड में जब सैनिक जो सोल्जर हैं वो वार फाइट करते थे, तो उनको वार फ्रंट पे छुपने के लिए जगह चाहिए होता है,
क्योंकि सामने रहेंगे तो लग जाएगी, फायरिंग वगैरह होगी तो, ठीक है। तो वो लोग क्या करते थे, बैटल फील्ड में एक नैरो लेन, नैरो जो है केनाल बनाते थे ग्राउंड में, उसको केनाल डिग करते थे और उसी में वो लोग छुप करके वार फाइट करते थे। तो इस तरह के लाइफ को मीडिया काफ़ी ग्लोरीफाई करने लगी, जबकि एक्चुअली में जो ट्रेंच लाइफ था वो काफ़ी जो है हार्डफुल था, बहुत ही ट्रबुलसम था। द ट्रूथ हाउ एवर वाज, ठीक है, द ट्रूथ हाउ एवर वाज सोल्जर लिव्ड मिजरेबल लाइफ इन दिस ट्रेंचेज। ये जो ट्रेंच थे उनमें काफ़ी मिजरेबल, काफ़ी ट्रबुलसम लाइफ होता था उनका, ठीक है। ट्रैप्ड विथ रैट फीडिंग ऑन कॉप्स, कभी कभी तो ऐसा होता था कि मान लो बैटल फील्ड में वो फाइट कर रहे हैं और उनका कोई साथी है, वो उसको जो है वो शॉट डेड हो गया, वहां पे उसको गोली लगी और मर गया। अब उसे हटाने कौन जाएगा, सामने वार हो रहा है। और देखिए वार तो चला था, 14 में स्टार्ट हुआ था, 18 तक चला था, तो कई दिनों तक जो बॉडी है सोल्जर की ऐसे ही पड़ी रहती थी और उसी के साइड में रह करके कुछ जो अदर सोल्जर है वार फाइट करते थे। तो जो डेड बॉडीज है आफ्टर सम टाइम डिके होने लगता था, तो उसे खाने लगते थे कौन, जो रैट वगैरह थे, जो एनिमल थे, वो फीड करने लगते थे, खाने लगते थे, उनको नोचने लगते थे। अब वो कितने ज़्यादा उनसे बदबू निकलती थी उन्हीं के। अब उनको सामने एक सोल्जर देख रहा है कि उसका जो कलीग है, जो सोल्जर साथी है उसके, वो मर गया है, उसके बॉडी को जो है जानवर खा रहे हैं, फिर भी वो वार फाइट कर रहा है। तो उनको, उनके अंदर मेंटल जो है प्रेशर, मेंटल टेंशन इतना हो जाता था, वो लोग डिप्रेस्ड हो जाते थे। तो ये सभी मिजरेबल लाइफ थे जिसको कि मीडिया ग्लोरीफाई कर रहे थे कि ये बहुत बहादुरी का काम है, ये सब नहीं, उनके काफ़ी जो है खराब सिचुएशन था। कभी कभी तो ये फेस्ट पॉइजनस गैसेस, वार हो रहा है तो उसमें पॉइजनस गैस, बायोलॉजिकल वेपन भी चला दिया जाता था, तो उनको पॉइजनस गैस जो है फेस करना पड़ता था। इनेमी सेलिंग, जो बम वगैरह गिराए जाते थे। विटनेस देयर रैंक्स रिड्यूस रैपिडली, जो उनके रैंक्स का मतलब जो उनके साथी थे, वो लोग देखते थे कि उनके जो साथी हैं काफ़ी तेज़ी से घट रहे हैं, क्योंकि बहुत लोगों की डेथ हो रही है। अब जो डेथ हो गया नंबर तो कम ही हो रहा है ना, ठीक है। इस सब जो एग्रेसिव वार प्रोपेगेंडा था एंड नेशनल ऑनर, वो था, वो एक तरह से सेंटर स्टेज ले लिया पब्लिक स्फेयर में। मतलब जो वार फाइट किया है उससे बच के आ गया, या जो वार प्रोपेगेंडा था कि वार लड़ना चाहिए, वार हमारा ड्यूटी है। कई ऐसे जर्मन फिलोसफर थे जैसे नेस्ची थे, ट्रोट्स्की थे, ये लोग मानते थे कि वार जो है नेशनल नीड है, वार एक सेक्रेड गेम कर्मा है, ठीक है। उसको जो है करना चाहिए, कंट्री को फाइट करना चाहिए, नेशनल नीड होती है, नेशन की जरूरत इससे फुलफिल होगी। और कुछ तो ऐसे थे जो कहते थे ओनली माइटी कैन सर्वाइव, मतलब जो माइटी लोग हैं, माइटी पीपल, शक्तिशाली है, वहीं सर्वाइव करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह के जो प्रोपेगेंडा है यूरोप में, कंट्री में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होने लगा और उसको पॉपुलर सपोर्ट भी मिलने लगा। जो कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप थे, कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट थे, वो लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने लगे। और सभी लोग ऐसा मानने लगे कि जो डेमोक्रेसी है वह बहुत ही फ्रेगाइल आइडिया है, मतलब बहुत ही वीक आइडिया। फ्रेगाइल मतलब कमजोर, वीक, ठीक है। तो नेशनलिस्ट पीपल, जो कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट थे उस समय, जो डेमोक्रेटिक के अगेंस्ट थे, वो लोग मानते थे कि डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है बहुत ही वीक गवर्नमेंट होती है, एंड विच कुड नॉट सर्वाइव द इन स्टेबिलिटी ऑफ इंटर वार यूरोप, जो अगर वार हो रहा है उसको सर्वाइव नहीं कर पाएगी, ठीक है ना। ऐसा ये लोग मानते थे डेमोक्रेसी के बारे में। ओके, तो फ्रेंड आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग इतना ही तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।